नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। और अभिषेक तिवारी जी से बात इसलिए भी बनती थी कि भाई इस समय सारे देश की नजरें बिहार पे हैं। वहां पर बिजनेस समिट चल रही है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। 2 दिन तक बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट वहां पर आया है और सुनने में यह आया है कि गौतम अडानी ने 8700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की बात बिहार में कही है और ये भी कहा है कि इससे 10,000 नए वैकेंसीज जो है वो जनरेट होंगी। तो अभिषेक जी बताइए, ये राहुल गांधी के सहयोग से चलने वाली सरकार गौतम अडानी का इतना कंट्रीब्यूशन क्यों ले रही है वहां? मैंने कल वही सबसे पहले तो हर्ष की बात लाइव के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। और सर, मैंने कल ट्वीट में यही पूछा था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप ऑफिशियली इंडी अलायंस से बाहर निकल गए हैं क्या? क्योंकि ठीक है, राहुल गांधी जब तक गाली दे रहे थे समझ में आता है, चलो राहुल गांधी तो यूं ही बोलता है, हम्म। उसका तो काम है। लेकिन आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव का जो ट्वीट है उसको कैसे आप भूल गए? या तेजस्वी यादव उनके बगल में उस पूरे बिजनेस मीट में बैठे हुए हैं और आए भी हुए हैं अडानी ग्रुप से लोग, और आपने भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई के लिए लिया, भ्रष्टाचारी बेईमानियों पर कार्रवाई करो, लेकिन पूंजीपतियों को बचाने के लिए परेशान मत करो। करना है तो मोदी, माल्या, अडानी, अंबानी पे कार्रवाई करो। 28 नवंबर 2016 का ट्वीट है। किसका? तेजस्वी यादव का। फिर एक बार फिर से पढ़ आ, के सुनाइए इस ट्वीट को। भ्रष्टाचारियों, बेईमानों पर कार्रवाई करो, लेकिन पूंजीपति को बचाने के लिए जनता को परेशान मत करो। करना है तो मोदी, माल्या, अडानी, अंबानी पर कार्रवाई करो। 28 नवंबर 2016, ये ट्वीट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। हम्म। दूसरा दूसरा ट्वीट भी 28 नवंबर 2016 को ही है। हम्म। आप दूसरों को चोर, भ्रष्टाचारी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी नहीं करते हैं, मतलब आप उनसे मिले हुए हैं। अंबानी, अडानी, माल्या से मोदी जी मिले हुए हैं। ये दूसरा ट्वीट 28 नवंबर 2016। तीसरा वाला और खतरनाक था। नफरत फैलाने वाले भाजपाई संघी भगाए जाए, लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था लाई जाए। तो ये तो पूंजीपति व्यवस्था ला रहे हैं। हम्म। प्रगतिशील भारत का निर्माण हो जिसमें अडानी और भगवतिया देवी की हिस्सेदारी बराबर हो। कमाल है, यहाँ भगवतिया देवी को तो आपने बुलाया ही नहीं है इस बिजनेस समिट में, यहाँ तो अडानी को आपने बुलाया है। कल में उस समय आप डिप्टी लोग सीएम नहीं थे ना ये। उस समय बीजेपी की सरकार चल रही थी। तो नहीं, ठीक है, किसी की भी सरकार चले, तो ये जो जनता को इतना परम सल्फेट समझते हैं ये लोग, तो जनता जब वोट करती है तो फिर ईवीएम चिल्लाते हैं कि ईवीएम हैक हो गई। मेरा ये कहना है सर कि सोशल मीडिया एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म है। पहले इंफॉर्मेशन कुछ दिल्ली के मीडिया हाउस तक था जो वो नैरेटिव चलाते थे, वो चल जाता था। अब आज तो हर्ष की बात लाइव आप भी आ गए, आप बच नहीं अभिषेक सकते। तिवारी भी आ आज गए। के दौर में तो हर चीज आप आपकी सुरक्षित है। आप ऑन रिकॉर्ड है हर चीज। मैं वही कह रहा हूं, आप तो बच नहीं सकते। तो या पहला मेरा प्रश्न यही है बिहार सरकार से, आप ये मानिए या तो अंबानी अडानी चोर है या व्यापारी है। हम्म। आपने रोजगार के दृष्टिकोण में या फिर ये इस देश स्वीकार के, कर लीजिए कि आप भी चोरों से मिल गए। हाँ ये भी, आप तेजस्वी से प्रश्न बनता है कि चूंकि आपने अडानी को चोर कहा तो अब आप अडानी को इनवाइट कर रहे हैं, स्वयं गुलदस्ता दे रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप, वैसे भी आप लोगों का तो इतिहास बहुत अच्छा है, आपने तो पहले भी बहुत सारा काम किया है वैसे, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम, तो क्या इसमें भी कुछ भागीदारी बनी है क्या? क्या आपने अडानी से घूस लिया है? ये क्यों कर रहे हैं आप? ये मूल प्रश्न है जिसपे राजद वाले भाग रहे हैं कल से। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। लेकिन इसका जो आपने बहुत अभी चुनाव के बाद ही इंडिया अलायंस पे एक जब शो करा था, तो मैं थोड़ा सा बता दूं उस बारे में। तब आपने कहा था कि जैसा आपने कहा था इंडिया अलायंस का समाप्ति हो रहा है, तो इससे एक और निष्कर्ष निकल रहा है कि कांग्रेस 3 राज्य के चुनाव तो हारी हारी, अब कांग्रेस से छुटकारा पाना आवश्यक हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कम से कम अपना स्टेट बचाओ। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अभी से 2025 की तैयारी कर रहे हैं बनस्पत 2024 की तैयारी करने के? क्योंकि राहुल गांधी के पूरे कोर आइडियोलॉजी, जितने उनके लंपट पत्रकार हैं, रवीश कुमार, ये तो दिन रात, रवीश कुमार ने तो मुझे लगता है अडानी पे 100-150 एपिसोड बनाए होंगे चोर बताने में। बहुत सारे। वो तो हिंडन नदी में घुस गए थे हिंडनबर्ग की रिवोल्ट हाँ, रोकने के लिए। तो अब आप बताइए सर,
उस पूरे लाइन से आप अलग जाकर के इन्वेस्टमेंट ले आने के लिए अडानी, और अडानी ने इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू भी साइन किया, वो भी 8700 करोड़ के आसपास का। तो बढ़िया है। ये कम से कम पिछले 7-8 सालों से हर साल ऐसा एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, फर्जी एमओयू फलाना ढिमकाना साइन होता रहता है, लेकिन आता कुछ नहीं। उसका कारण बताओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के लिए, दरभंगा के लिए एम्स देने की बात कही, वो केंद्र से पारित हो गया। अब दो झूठ फैलाए गए बिहार के संदर्भ में कि दरभंगा में एम्स कहा। अरे कहां से एम्स आएगा? केंद्र ने सैंक्शन कर दिया, जमीन तो बिहार सरकार को देना है। 2 बार बिहार सरकार ने जमीन बदल दी। अडानी को जमीन मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी, उससे पहले अडानी के साथ 3 चीजें होंगी। साहेब, ये जो जमीन पे आप काम करने आए हैं, पहले तो सुरक्षा वाला एडवांस टैक्स दीजिए, उसको रंगदारी टैक्स समझिए, ये चीज होगा। दूसरा होगा कि भाई पार्टी पॉलिटिक्स में भी आपको कुछ देना पड़ेगा। ले दे के अडानी लास्ट में बोलेगा भाड़ में जाए, ऐसा है मुझे। ये हर साल का ड्रामा है, हर साल ऐसा बिजनेस समिट होता है। तीसरा पॉइंट रह गया कि अगर लगाओगे तो हमें, हमारे इतने लोगों को, यादवों को नौकरी देनी पड़ेगी। हाँ, मैं भी आने ही वाला था। तीसरा पॉइंट तो यादव को नौकरी देना पड़ेगा, या फिर इसमें जातीय जनगणना के हिसाब से एंगल घुसेगा, वो सब भी तो करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिक्स के विपरीत हो जाएगा, तब इसको कोई और उठाएगा। आपने जातीय तो जनगणना का जिक्र कर दिया, मैं अगला उस पे ही आने वाला हूँ। जातीय जी, जनगणना वाला तो 3 राज्यों ने तो बिल्कुल एक तरीके से जातीय जनगणना पे मैंडेट दे दिया। अब तो ये केवल अरे बिहार सर, का लोकल मुद्दा बन के रह गया है। बिहार में सबसे खतरनाक मुद्दा ये नहीं है। हम्म। मोहन यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर बने हैं, हम्म। तब से बिहार के राजद वालों ने कहना शुरू कर दिया मोहन यादव यादव नहीं। लेकिन जो बिहार का यादव इंटेलेक्चुअल नहीं है। यादव समाज है, हाँ, वो यादव नहीं है, वो तो संघी है, वो अच्छा। संघी है। हाँ, अच्छा। लेकिन इंटेलेक्चुअल यादव क्लास ने हम्म। प्रश्न पूछना शुरू किया, और प्रशांत किशोर ने बड़ा रिमार्केबल बात बोल दिया फिर से। हम्म। बोला भाजपा को आप कितना भी कोसें, लेकिन भाजपा ने दिखाया कि लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और उनके बेटे तो सीएम बनेंगे, लेकिन बीजेपी में ऐसे लोग भी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं जिनका आप नाम तक नहीं सुने। सही बात है। तो अगर आपको झोला उठाएंगे तो किसकी तरफ उठाएंगे? हालांकि वो बिहार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन बड़ा रिमार्केबल बात है नहीं, ये तो इसको। जो जो पढ़ा लिखा वर्ग है, कुछ पत्रकार भी मैंने देखा, कुछ डिबेट्स में भी, टीवी चैनल्स पर भी ये बात तो बिल्कुल आने लगी है। मोहन यादव के बाद निश्चित रूप से सवालिया जो उंगली है वो अखिलेश यादव, तेजस्वी, इन सब लोगों की तरफ ही उठी रही है। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो, मैं हम लोग चूंकि बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसका 2025 में इम्पैक्ट तो होगा। लोग कह रहे हैं कि नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात के लिए शर्त लगा सकता हूं कि होगा सर। वो फुल नहीं हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा यादव दो बेल्ट हजार एकदम पच्चीस तक शिफ्ट तो हो जाए। मोहन यादव पक जाएंगे, 2 साल के सीएम हो जाएंगे, बहुत चीजें सीख जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन जब मोहन यादव बिहार में रैली करने आएंगे, जो कि आएंगे ही आएंगे, आएंगे। और जब वो ये कहेंगे कि जीवन भर लालू यादव, फिर तेजस्वी यादव, फिर उसका यादव, फिर उसका यादव का झोला उठाना है, या किसका झोला उठाना है, या अपने लिए सोचना है, तो ये सारी चीजें देखिए क्रांतिकारी परिवर्तन है। दूसरी तरफ ये जो 3 राज्यों की जीत है, इसका असर पड़ा है बिहार के जो बीजेपी का कैडर है उसके मोराल पे। आज जो से ही जातीय जनगणना से काफी जो है हताशा में चल रहा था कि यार ये यहाँ तो बाजी हाथ से निकल जाएगी ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक बात कही है हर्षर, कि हताशा में भी था। और ये जीत के बाद क्या होता है ना कि सहयोगियों के भी हौसले बुलंद है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ओबीसी और ईबीसी का ध्यान रखती है, वरना बाकी लोग ओबीसी और ईबीसी के नाम पे सिर्फ अपने पिता के लिए, अपने पुत्र के लिए राजनीति करते हैं। अब बीजेपी ने बोला होता तो शायद इसका वेट कम होता, लेकिन चूंकि ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने बोली है, लौकुश समीकरण के बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा सर। और बीजेपी जो है ये 2024 की तैयारी अभी से कर रही है। इसी महीने चिराग पासवान एक बड़ी सभा करने के चक्कर में है बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा भी बड़ी सभा करने के चक्कर में है। सम्राट चौधरी बिहार में लोगों तक डोर डोर कैंपेन करा रहे हैं। 2024 में जब 22 जनवरी को ये अनावरण होगा
राम मंदिर का, तो हर घर तक प्रसाद पहुंचाएंगे किसके कार्यकर्ता? बीजेपी के कार्यकर्ता। अब इसका इंपैक्ट समझने का हम प्रयास करते हैं सर। मान लीजिए हार्डकोर इस्लामिस्ट वो तो नहीं लेंगे प्रसाद, हार्डकोर एकदम आरजेडी समर्थक नहीं लेंगे, लेकिन इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बिहार की आबादी है, जो लोग समझ नहीं पाते कि छत्तीसगढ़ बीजेपी क्यों जीती, वो दलित समाज राम मंदिर बनने के बाद उसका प्रसाद लेगा जब अपने हाथों में, जब 2024 में वोट करने जाएगा, तो आरजेडी को करेगा, जदयू को करेगा, या उस बदले में? क्योंकि मुझे पता है एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होगा और ये लोग जिसको कहते हैं ना घबराहट में सबसे पहला काम करेंगे, राम मंदिर पे अटैक करेंगे, रामलला को भी अनाप शनाप बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे, मैं लिख के देता हूं। और उसके बाद पूरा चुनाव का जो है डायनेमिक्स ही बदल जाएगा बिहार। तो 2024 में तो बीजेपी बड़ी सेफ नजर आ रही है मुझे यहाँ पे जी। लेकिन केसी त्यागी का एक बयान बड़ा हास्यास्पद है। केसी त्यागी ने यह कहा है कि नीतीश ने जो मास्टर स्ट्रोक जातीय जनगणना वाला चला, उसकी वजह से बीजेपी को अपनी जो है वो स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसका शायद उन्होंने कैलकुलेशन नहीं किया कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और उसमें सफलता मिली। देखिए केसी त्यागी शुरू से भी लेफ्ट लीनिंग रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो चाहे जदयू में रहे तब भी। लेकिन लेफ्ट के साथ एक समस्या है, वो सिर्फ समस्या की बात करती है, उसके निवारण की बात नहीं करती। बीजेपी एक्चुअल में समावेशी विचारधारा है, वो सिर्फ समस्या को डायग्नोस नहीं करती, उसका निवारण भी निकाल के लेके आती। अब देखिए ना, मोहन यादव को इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और कल जो पहला कार्यक्रम कैबिनेट का उन्होंने किया, किसी न्यूज चैनल ने नहीं चलाया, मैं इस पे शो करने का सोच भी रहा हूं, कि उन्होंने जो हर बोरा केंदुआ का जो पत्ता था उस पे कहा था कि 4,000 रुपए देंगे, पहले कैबिनेट में उसको पास कर दिया। अब इसका क्या इम्पैक्ट, ये इस पत्ते का व्यापार करता कौन है? वो तबका जिसको आपने अनटचेबल मान के रखा है, और पहले कैबिनेट में फैसला हो गया, वो परमानेंट वोटर बनेगा क्योंकि वो उसको 4,000 रुपए मिलने लगे। वो बोलेगा कि भाई मोदी ने अपनी गारंटी, पहली गारंटी पूरी करवा दी, मोदी की गारंटी थी। तो ये बात केसी त्यागी अभी तक नहीं समझे कि बिहार के उन गरीबों के पास अभी भी जो 85 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है उसका कितना इंपैक्ट है। शौचालय का पैसा हो, जल नल वाला पैसा हो, या जल नल से उनके घरों में पानी पहुंचना हो, ये सब बड़े कदम है उनका। इससे जो है देखिए क्या होता है, आत्मसम्मान कब जगता है? जब आपके घर में अपना शौचालय हो, अपना नल हो, आपके पास अपना आवास हो, तब आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होते हैं। तो मोदी सरकार ने जो जैम टेक्नोलॉजी के तहत ये किया है, तो अभी तक तो हमें बड़े राज्यों में इसका इंपैक्ट दिख रहा था। अब बिहार भी बड़ा राज्य है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़ा राज्य। इसी वजह से इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। इनको हवा नहीं लगेगा कि कैसे छत्तीसगढ़ जैसा ही इनके पास रिजल्ट होगा और पूरा महागठबंधन सर पीटता रह जाएगा और कहेगा ईवीएम हैक हो गया जी। हाँ, सही कह रहे हो आप। और ये नीतीश कुमार 24 तारीख को यहाँ बनारस में कोई रैली करने वाले थे, बताते हैं, इन्हें वहां ग्राउंड ही नहीं दिया। योगी जी ने कहा कि नहीं, तुम हम रैली नहीं करने देंगे, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या मामला था इनका? सर देखिए, ग्राउंड देना और ये सब तो बात की बात है, कौन जानता है नीतीश कुमार को बनारस में। कुल जमा इनकी बिहार से जितनी बसेस जानी थी, और ये बिहार से ले जाके रैली कराना चाहते हैं लोगों को। ये कौन सा तरीका हुआ कि अब आप मैं कहूं कि अभिषेक तिवारी कन्याकुमारी में रैली करेगा और यहां से 10,000 बसों में भर के लोगों को लेके जाएगा और कहेंगे विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये लॉजिक थोड़े ना जाइए। ग्राउंड की समस्या नहीं थी, समस्या है कि उन इतनी ज्यादा गाड़ियां इन्होंने बोल दी, इतनी गाड़ियों की पार्किंग। बनारस सर बहुत जैम पैक्ड शहर है, वहां पे हाँ, पर्यटन में पुराने अद्भुत टाइप का है, विकास, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पर स्पेस ज्यादा नहीं है। अद्भुत विकास, मैं वही कह रहा हूं, वहां पे अद्भुत विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन स्पेस तो उतना ही है, बनारस तो उतना ही है। उतने लोगों को कहां से उतनी पार्किंग वो करेंगे, पूरा शहर जाम हो जाएगा। तो ये सब नहीं, अनर्गल नहीं, बयानबाजी मैं तो ये पूछ रहा हूँ, ये बनारस में करना क्यों चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? ये क्या, मुझे भाई मैं लगा कि कहता हूं, मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या नीतीश कुमार? नहीं लड़ लेना। मैं तो कहता हूं नहीं तो मोदी जी कहना के चाहिए सामने। कि हम मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी कर रहे हैं, कहें खुल के। देखिए अभी तक तो अभी ये पहले इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव तैयार हो जाए तो फिर हम प्रयागराज के पास है वो सीट से लड़ेंगे।
फूलपुर। फूलपुर। हाँ, फूलपुर, फूलपुर सीट से लड़ेंगे। वो तो समाजवादी पार्टी देने से रही। बोले बनारस, हम बनारस जाएंगे। लेकिन लोगों ने समझा कहाँ है यार, बनारस में तो केजरीवाल नहीं टिक पाया। और वो तब जब केजरीवाल की ठीक ठाक लहर बनने लगी थी, हाँ, पूरा केजरीवाल उस इकोसिस्टम। समय सीएम बन चुके थे दिल्ली के पहली बार। वो केजरीवाल की ठीक ठाक लहर बन चुकी थी। तो मैं ये कहता हूं कि अनाउंस कर दें और उसके बाद रैली की। ऐसे कैसे नहीं योगी जी जगह देंगे? योगी जी हमेशा काम जो है संविधान पूर्वक करते हैं, संविधान के अगेंस्ट योगी जी जाते ही नहीं है। अगर आप संवैधानिक ढंग से हर चीज उनसे मांगेंगे, हर चीज मिलेगा। मुझे लगता है कि आज के समय में ऐसा चीफ मिनिस्टर बिरले मिलेगा जो संविधान से 1 इंच इधर उधर नहीं जाता। वो संविधान बिल्कुल। को बहुत पालन जितने करते भी हैं योगी जितने भी जी। डिसीजन योगी सरकार ने लिए हैं वो सब, उसमें किसी को भी कानूनन रूप से चैलेंज नहीं किया जा सका कहीं भी। हर जगह कोर्ट से उनको बिल्कुल एकदम क्लीन चिट मिलती हुई आई है। तो अब ये बिहार जो समिट हो रहा है, इस समिट को लेकर वहाँ का मीडिया, वहाँ की जो दूसरे पॉलिटिकल दल हैं, मैं सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया देख रहा था, वो कह रहे थे कि अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या बाकी प्रतिक्रियाएं हैं, इसे लेके क्या सोच रहे हैं वहाँ के लोग? देखिए, अभी तक तो सिर्फ अखबारों तक सीमित है। क्या है, बिहार में एक कहावत है, जब मिल जाई तब बताएं। मतलब जब मिल जाएगा तब बताएंगे। और ये बिहार की कहावत इसलिए है बिहार में, क्योंकि बिहार को इतनी बार छला गया है कि उन लोगों ने मानना बंद कर दिया कि हमें कुछ मिल भी सकता है। एक ही चीज हुआ, जो आरा की रैली में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं बिहार को इतने करोड़ दूंगा, और वो मिला केंद्र से। बिहार का जीएसटी में मात्र 18% योगदान है जीएसटी कलेक्शन। फिर भी देश भर में सबसे अधिक पैसा मिलता है। और तब भी कहा जाता है कि हमको विशेष राज्य दे। लैंडलॉक के बहाने टारगेट किया ये जाता है। विशेष राज्य वाली बात तो कल भी कही, वो आपका जो उद्योग मंत्री है, कौन है, सेठ क्या नाम है उसका? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ। अब देखिए इनका फिर, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को समझ में नहीं आता, चूंकि मैं पटना में रह रहा हूँ, तो ये हर साल का ड्रामा है। पिछले साल भी आपको याद होगा, मैं आपसे शो कर रहा था, तब मैंने बताया था कि जब ये बिजनेस समिट हो रहा था, तो मनेर एक जगह है पटना से लगभग 25 किलोमीटर दूर। वहां पे दो बालू माफियाओं के बीच में जबरदस्त फायरिंग हुई थी, लगभग 8 से 9 लोग आपस में मरे थे। और उस पूरे न्यूज को दबा दिया गया था। बिहार में सर कल भी जब एक तक बालू से भरे हुए ट्रक ने एक युवक को कुचला है, खबर पड़ छपी है कल आज के अखबार में। बिहार में कहीं घटना हुई है कल भी? सर ये तो युवक तक ही, हाँ, तो पुलिस पे चढ़ा दिया जा रहा है। आप ये वाला खबर भूल गए कि पुलिस वाले को ही हाँ, रौंद दिया। पुलिस वाले नीतीश को कुमार चढ़ा से दी। पूछ, सही बात। नहीं, तेजस्वी यादव से पूछा भी गया था कि बताइए पुलिस वाले को ही बालू माफिया मार दे रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने कहा आए, मार दिया, पता करके बताते हैं। तो ये पता करके बताने वाला जो नीतीश कुमार से आ रहा है उनके अंदर, वो भी आए बोलने लगे हैं, तो ठीक है। कुल मिला के ये है कि जब तक बिहार का लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा व्यवस्था नहीं सुधर जाता, तब तक सर बिहार को इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से सेफ करना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि महिलाएं कार्य करेंगी, रात्रि के समय करेंगी, और सुरक्षा व्यवस्था तो बिहार के बारे में सबको पता है। देखिए इस वक्त मैं एक डेटा पढ़ रहा था, आरा भोजपुर, जहां का मैं मूलतः निवासी हूं, आरा में पिछले 1 महीने में 143 मर्डर। आरा कितना बड़ा शहर है, मैं उत्तर प्रदेश की तुलना में बताऊं सर। आरा समझ लीजिए शहर के हिसाब से गोरखपुर उतना ही बड़ा शहर है। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अगर 1 महीने में 143 लोगों को गोली मारी जाए अलग अलग मामलों में, तो अब तक देश भर में हड़कंप मच जाता। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं आप, बहुत बड़ी घटना है। मैं हमेशा आपके शो के लिए कुछ बड़ी ही बात बता के रखता हूँ और नहीं बचा के तो रखता हूँ। किस तरह की घटनाएं हैं ये जिनके बारे में वो बताया गया है, रिकॉर्ड ये आया है? ये तो देखिए क्या है, सारे आंकड़े आप छुपा सकते हैं, बलात्कार के, एक्सटॉर्शन के, किडनैपिंग के। हत्या का एक ऐसा मामला है, वो आंकड़ा आप नहीं सुना। हत्या के मामले में बिहार नंबर 2 पे आ गया है। चलिए कहीं पे मतलब बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही है, लेकिन हत्या के मामले में अगर राज्यवार देखा जाए तो नंबर 2 पे पहुंच गया है, सबसे अधिक हत्याओं के मामले में। ये तो अच्छी, मतलब कहीं तो बिहार तरक्की कर रहा है। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो आप देखिए उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट शायद आए नहीं, कि भाई देखिए गन इन्वेस्टमेंट तो सबसे मेन इशू होता है, उसमें तो लॉ एंड ऑर्डर का ही होता है। जिस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा वहां नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ के पास जब मोहाली डेवलप किया जा रहा था, तो उस समय हरियाणा में इनकी चौटालाज की सरकार हुआ करती थी, ओम प्रकाश चौटाला वगैरह की।
तो वहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारी उनसे अक्सर बात होती थी, मीडिया वालों से वो मिलते भी थे। उन्होंने उसी उसी समय कहा था कि ये चौटाला वाले तो सारे के सारे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये सब वसूली करते हैं, यहाँ पर रंगदारी वसूलते हैं। और एक के बाद एक मोहाली से जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी जानी शुरू हो गई थी। और आज हकीकत बात यह है कि मोहाली का इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से ठप हो चुका है, वहां कोई आने के लिए तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कि हमें जो है उत्तर प्रदेश में शिफ्ट करनी है अपनी इंडस्ट्री। इवन लुधियाना पटियाला जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं कि यूपी में योगी जी से मिला था पिछले साल एक प्रतिनिधिमंडल के हाँ साथ, हाँ हाँ। जमीन दिलाओ हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हर मेन जगह, चीज है। हर जगह सर। आप बंगाल की स्थिति देखिए। हम्म। बंगाल कभी इंडस्ट्री का हब हुआ करता था, क्योंकि वो एक तो सी रूट पे भी है, और हुबली से डायरेक्टली वहां पे बड़ा अच्छा चैनल है शिप का। हम्म। लेकिन आप देखिए उसकी क्या स्थिति है वहां से। आखिर ये बड़ा अच्छा केस हिस्ट्री है कि बंगाल से सभी उद्यमी एक एक करके क्यों पलायन। एक एक और अच्छी बात बताता हूँ। गुजरात में अभी उद्यमियों के लिए अडानी ग्रुप ही जो है एक बड़ा रहने से लेकर के ऑफिस का पूरा एक एरिया डेवलप कर रहा है, हम्म। और इस देश का हर उद्यमी वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इस खबर के बारे में चर्चा नहीं है, क्योंकि वो गुजरात इन्वेस्टमेंट को लेकर के अब क्या ही चर्चा करेगा। बिहार में ये अच्छी बात है कि कुछ पहल हो रहा है, लेकिन फिर वही बात, अगर मैं कील को उल्टी दिशा से रख के हथौड़े से मारने का प्रयास भी करूंगा तो दीवार के अंदर जाएगी नहीं, चाहे मैं लाख प्रयास करूं। कील को सही दिशा में पलट के मुझे मारना होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए समिट कराना, ये सब कराना बहुत अच्छा पहल है बिहार का, एटलीस्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन ये डायरेक्शन सही नहीं है। पहले आपको इस बिहार में रहने वाले लोगों के आम जनमानस के जान माल की रक्षा की गारंटी लेगी, जो कि इस सरकार में तो कम से कम नहीं है। सही बात है। जी। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी भी तो अपने एम्प्लॉयज को जरूरत, ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग बिहार से ही मिल जाएंगे। अगर दिल्ली से या गुड़गांव से नोएडा से किसी बाहर से ही आएंगे सर। ट्रांसफर वो बिहार ट्रांसफर किया जाएगा तो वो नौकरी छोड़ देगा, लेकिन बिहार में क्यों जाएगा नौकरी करने के लिए। मैं आपको इंटरेस्टिंग आंकड़ा, आपने बोला नौकरी छोड़, अभी आपको पता होगा कि बिहार में शिक्षकों की खूब बहाली हुई थी। हम्म। उत्तर प्रदेश की 150 शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया है, अलग अलग कारण बता के पिछले 4 दिनों के अंदर। बिहार में नहीं आएंगे। नहीं, बात बिहार में आने की है ही नहीं। हम्म। बात बिहार के जिन इंटीरियर इलाकों में स्कूल है वहां जाने के लिए सड़क नहीं है सर। हम्म। 1.5-1.5 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल जाएंगे, ये यूपी वालों के बर्दाश्त के बाहर है। हाँ सही और बात डेढ़ है। 2 किलोमीटर तो हो जाए, कोई रहेंगे दिक्कत नहीं है। कहाँ, यहाँ तो यूपी में तो मैंने देखा है एक जिले से दूसरे जिले में जाके लोग नौकरी करके शाम को घर वापस आ जाते मैं वही आ रहा था। हैं। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे और अलग अलग 4 लेन सड़कों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ पे जिस ग्रामीण इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई है उससे शहर की दूरी तो 35, जो भी जितना भी किलोमीटर हो ठीक है। लेकिन वो जो पैदल यात्रा वाला है ना, 2.5-3 किलोमीटर, जहां पे कुछ नहीं जाता, वो बहुत डिफिकल्ट है। यूपी के लोगों को इस प्रकार की चीजों की आदत नहीं है। सोचा किसी ने कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात है कि आपके स्टेट में आए नौकरी के लिए, वो ठीक है, लेकिन चले भी गए। वो इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, जिसकी अत्यंत विवशता होगी वो नौकरी करेगा, हम्म। लेकिन जो विवश नहीं है वो यहां नहीं रुकेगा। और अगर सरकारी नौकरी की यह हालत है तो प्राइवेट में क्या होगा सर। बाहर से लोग आएंगे, वो प्रिफर कहाँ करेंगे रहना। एक दो मात्र यहाँ पे 3 शहर हैं जहां जो रहने लायक कंडीशन में है, जहां पे ठीक ठाक सड़कें हैं। वरना आप मुजफ्फरपुर जा सकते हैं, हम्म। और पटना जा सकते हैं, तीसरा गया भागलपुर, जा सकते हैं। भागलपुर भी ठीक ठाक होगा या नहीं। हाँ, और चौथा भागलपुर, यही दरअसल जिन 4 शहर। शहरों में कैंटोनमेंट एरिया है ना वो तो थोड़े से अपेक्षाकृत सही रहते हैं, जहां पर कैंट है। हाँ हाँ। तो ये 4 ठीक हैं। इसके अलावे कहीं भी आप जाएंगे तो सड़कों की स्थिति है कि सुबह 9 बजे से जो जाम शुरू होता है वो फिर रात को ही छूटता है। बहुत पतली पतली सड़कें हैं यहाँ पर। और पुराना शहर है ना, पुराना शहर है, अव्यवस्थित रूप से डेवलप हुआ है। यहाँ पर इकलौता बिहार ऐसा है जहां पे नए शहरों का निर्माण एक स्ट्रक्चरल वे में हुआ ही नहीं कभी भी। इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और कहता है इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं आता है पटना, भाई। पटना में कुछ न्यू पटना वगैरह इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कुछ इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा कि न्यू पटना सिटी या नहीं नहीं कुछ प, मैं पटना नहीं नहीं, पटना में तो एक्सटेंशन। हुआ है।
अच्छा। पटना में हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, पटना में तो एक तरह का पूरा दानापुर वगैरह साइड अगर चले जाएंगे, या फिर दूसरी तरफ भी चले जाएंगे जो संपतचक तक, तो वहां पे पटना का डेवलपमेंट है। तो पटना तो 2 टियर सिटी में आता है, यहाँ पे स्टार्टअप्स भी हुए हैं। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि पटना में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, क्यों डूब गए? उसका कारण मैं बताता हूँ सर। पटना में स्टार्टअप्स बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर, कनेक्टिविटी, ये 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और पटना तक तो कनेक्टिविटी ठीक है, लेकिन पटना के बाहर की कनेक्टिविटी बहुत बुरी है। पटना का एयरपोर्ट इतना छोटा है, पिछले कई सालों से बात हो रही है कि सर बिहटा के पास एक एयरपोर्ट बनेगा, कब बनेगा पता नहीं। शायद पटना एयरपोर्ट भी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। सर पहले एयरपोर्ट बनवा लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आएगा। कुछ तो बनवाइए सर, ड्राई पोर्ट बनवाइए। जो लैंडलॉक स्टेट होते हैं ना, वो अपने माल को ले जाने ले आने के लिए ड्राई पोर्ट्स का निर्माण कराते हैं। हाँ, बॉर्डर्स पे इन बनवा देते हैं वो। इनके पास ये विजन है ही नहीं। हम्म। विजनलेस आदमी के पास यही से। तो ड्राई पोर्ट पे वहां जाकर के डंप करेंगे ना अपना सामान, फिर वहां से वो निकलेगा ट्रेन के थ्रू, या यूपी में या गंगा के ही थ्रू करेंगे। चलिए गंगा से शिप कर लेंगे, यूपी तक कर लेंगे, या फिर बंगाल तक जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो निर्माण नहीं है तो कैसे आएगा इन्वेस्टमेंट? ड्राई पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। इस तरफ तो जी। खैर इनकी इस तरह का विजन है भी नहीं, इस तरह की सोच भी नहीं है वहां पे। लेकिन आपने आज अच्छी खासी जानकारी दी, और ये बहुत बढ़िया है। इस तरह की चर्चाएं हर राज्य को लेकर होनी चाहिए कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे है, और ये सब चीजें न सिर्फ राजनीतिक लिहाज से, बल्कि वहां के लोगों के जीवन शैली, उनके जीवन यापन की जो बेसिक नीड्स हैं, उनके हिसाब से भी बड़ी आवश्यक है। सरकार इन्हें कभी सोचती नहीं है। और जैसे आप को मैं बताऊं कि जिस तरह से चंडीगढ़ बना था कभी, चंडीगढ़ एक हम्म। प्लान सिटी था, और ये सब कुछ आजादी के बाद हुआ। वहां जीरो पे, वहां कुछ नहीं था, वहां गांव भी नहीं था। और आज भी देखिए, आप बिल्कुल। जाएंगे तो चंडीगढ़ में कई कई सेक्टर आज भी जंगल की तरह खाली पड़े हुए हैं। इतना बड़ा एरिया लेकर वहां पर बनाया गया। इस तरह के प्लान सिटी और जगह क्यों नहीं बन सकते, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, आपसे चर्चा आज बहुत बढ़िया और दिलचस्प रही। हमने आज राजनीति के अलावा बिहार की और भी विधाओं पर चर्चा की। चलिए साहब, अभिषेक जी, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार जो है लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव पे क्या क्या, किस पार्टी की क्या क्या तैयारियां हैं, अगले एपिसोड में उस पर चर्चा करेंगे। मैं 5 जनवरी से बिहार के सभी शहरों के भ्रमण के लिए निकल रहा हूँ अपनी गाड़ी से। तो घूमते घूमते पता करने का प्रयास करेंगे बिहार का नब्ज राजनीतिक रूप से 2024 का क्या है। फिर बिल्कुल उसके बाद हम इस पर डिटेल बात करेंगे। धन्यवाद बिल्कुल। सर, जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।